गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता पीजी कॉलेज सादतपुर। बेसिक पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के लिए इक्विवेलेंट यूजफुल टॉपिक डीएनए, जिसका हमने पहला पार्ट कल पढ़ा और अब हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ रहे हैं। कल जैसे वीडियो डाला, एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर ये कौन से में लगता है, कौन से में नहीं लगता। तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि ये बॉटनी में भी आता है, बॉटनी फर्स्ट ईयर में भी आ रहा है। ये कुछ पोर्शन है तो आपको देखना होगा। सेकेंड ईयर में बॉटनी में है, ये सेकेंड ईयर में तो अपने आप में यूनिट ही है, इसलिए वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, आपको डिटेल से पढ़ना है इसको। और थर्ड ईयर के अंदर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है, सेकेंड यूनिट कवर करता है। और जूलॉजी में भी कुछ ऐसा ही है, जूलॉजी में भी ये है। तो मतलब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर क्लास और हर सब्जेक्ट में, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों में यूज़फुल है। तो आप ये ना सोचें कि ये जो वीडियो है वो हमें क्यों सेंड कर दिया, इसलिए क्योंकि ये सब के लिए समान रूप से उपयोगी है, आपको इसको देखना ही होगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर की। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने पहले बात की कि जो डीएनए होता है केमिकली विशेष रूप से 3 प्रकार के कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें पहला जो पॉइंट है, हम आप डिटेल से बात कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो है शुगर है, इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, पेंटोज शुगर। इसका कारण आपके सामने, पेंटोज वर्ड जो है वो 5 कार्बन की वजह से है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहा गया है। डीएनए के अंदर बेसिकली जो शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसके अंदर बेसिकली पाई जाती है। डीऑक्सी, और अगर डीऑक्सी को उठा दें तो जो वर्ड बचता है वो बचता है राइबोज शुगर, इसलिए शुगर तो राइबोज ही है, जिसका फॉर्मूला जो है वो है C5H10O5। लेकिन हुआ क्या कि डीएनए की फॉर्मेशन में एक ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 से गायब हो गया, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया C5H10O4। ये आपको बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर समझना है। तो ये तो है आरएनए की शर्करा और ये है डीएनए की शर्करा, ये आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि हमें बेसिक जो मीनिंग है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो हम फर्दर फिर थ्योरी समझ ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं पेंटोज शर्करा की, ये एक 5 कार्बन शर्करा है, जिसके एक अणु में कार्बन के 5 परमाणु होते हैं। शर्करा का एक अणु एक पंचबलीय संरचना बनाता है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होगी। ये एक पेंटोज शर्करा है। मैं आपको दोनों की ही स्ट्रक्चर बना के बता दूं कि राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी और जो डीऑक्सी राइबोज है उसकी शर्करा स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। यहाँ पर देखिए, जो कार्बन है वो 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है। 5वां कहाँ गया और उसका मुंह खुला हुआ क्यों है? ये मुंह खुला हुआ नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, O जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ 5वां कार्बन हमें दिख नहीं रहा है। तो 5वां कार्बन हमको यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पर, यहाँ। और एक को हम आरएनए मान लेते हैं, दूसरे को डीएनए मान लेते हैं। तो मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए, दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे कि एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ है। यही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और फिर वही 5 नंबर ऑक्सीजन यहाँ भी है। मान लेते हैं कि ये राइबोज शर्करा है, ये जो है वो है राइबोज शुगर, इसको हम राइबोज शुगर मान लेते हैं। राइबोज शुगर की हम बात करें
राइबोज शुगर। तो आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो है C5H10O5। आपके सामने यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है OH समूह इस जगह। यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको दोनों ओर समान समूह देखने को मिलेंगे जो कि H और OH समूह के रूप में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कार्बन नंबर 5 और साथ में OH समूह देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखो आप बिल्कुल ढंग से समझ लीजिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ है, 2 3 4 5, फॉर्मूले में 5 ही है, 5। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 ही है। हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में 3 8 और 2 कॉर्नर्स पे हैं। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला है उसको ये जस्टिफाई करते हैं और अपने आप में इसको डिफाइन भी करते हैं। तो ये कार्बन नंबर 5 हो गया। इससे बनी है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कोई डिफरेंस नहीं है, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन को कम हो जाना है। तो पहले तो हम सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें अंतर जो है वो पता लगेगी कि अंतर कहाँ पर आने वाला है। क्योंकि अक्सर हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता है कि रियल कंडीशन क्या है या रियल सिचुएशन क्या है। तो देखिए ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गई, दोनों में मिल रही है, बिल्कुल एग्जिट है। ये भी अभी तो राइबोज शर्करा ही है, लेकिन वर्ड क्या है, डीऑक्सी राइबोज। तो कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ये जो कार्बन नंबर 2 से जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा था, वहाँ की एक ऑक्सीजन निकल गई है और इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको इन दोनों शुगर में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर कोई भी क्वेरी है आपके मन में इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कई बार आपके रिप्लाई भी आए हैं मेरे पास कि सर आपने वीडियो रिपीट कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर दूं कि स्टूडेंट आप ही नहीं है, आपके अलावा ही बहुत हैं और नए नए एडिशन हो रहे हैं अभी। तो उनकी डिमांड रहती है कि पुराने वीडियो आप डालें। तो मैंने बीच बीच में 2-3 वीडियो रिपीट भी किए हैं। उसका कारण अभी मैंने बता दिया, स्टूडेंट्स की डिमांड के अनुसार है। हालांकि सीधा सारे जो लिंक हैं वो कोरा बायोलॉजी पॉइंट पर हैं, लेकिन अभी बच्चे नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ रहा है। तो जो वीडियो आपने देख लिया उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही माइंड करने की ज़रूरत है कि क्यों डाल दिया, कैसे डाल दिया। आपको मैंने इसका आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पुटअप ना करें कि सर ये वीडियो तो रिपीट हो गया है, ये ध्यान रखें आप। चलिए हम बात कर लेते हैं अभी इसके और डिटेल से। अब हमें राइबोज शर्करा की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें बात करनी है डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। कुछ की फीचर और भी हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम दोबारा से एक बार बना रहे हैं और मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट इसके बारे में बता दूं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या बॉन्ड बनाने वाली है या क्या क्या बॉन्ड बनाएगी। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 4, ये देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये बॉन्ड में भाग लेता है। यहाँ पर कार्बन नंबर 5 बॉन्ड में भाग लेता है, आपको ध्यान रखना है। और कार्बन नंबर 3 भी बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। मतलब ये 3 जगह से बॉन्ड बनाते हैं।
कार्बन नंबर 1 से जो बॉन्ड बनने वाला है वो बनता है नाइट्रोजन बेस के मध्य, मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है वो बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन बेस कौन सी होने वाली है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको नाइट्रोजन बेस pyrimidine और प्यूरिन में से ही मिलने वाली है, तो हम यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन बेस लिखेंगे। और ये जो साइड बॉन्ड हैं ये हमेशा फॉस्फेट के साथ बनेंगे, ये आप ध्यान रखें, जिसको हमने फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पढ़ा है वहाँ। तो ये बेसिकली डीएनए की स्टेयर बनाने में काम आती है, ये आप ध्यान रखें। ये जो है यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो अलग टाइप के बनेंगे और वहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो अलग टाइप के बनेंगे। तो इन बॉन्ड्स को हम और डिटेल से देखेंगे जब हम डीएनए की फुल स्ट्रक्चर बनाएंगे, टोटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको शुगर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगला पॉइंट, शुगर कंप्लीट, डीऑक्सीराइबोस शर्करा विद बॉन्ड्स स्टेटस हमने फिनिश कर ली है। और अब हम बात करें नंबर 2 पॉइंट पर, जो कि है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट। फॉर्मूला कल ही बात की थी, H3PO4। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सा सूत्र है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर ये भी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा दिमाग या एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सीधा है, आपके सामने है। यहाँ पर सेंटर मॉलिक्यूल जो है वो P है, फॉस्फेट है, और इससे डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। उसके अलावा OH समूह 3 आपके सामने हैं, तीनों आपके जुड़े हुए हैं। तो ये 3 जो OH हैं और O हैं वो इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आयनीकरण या आयनाइजेशन के समय यहाँ पर इसमें चेंज आता है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की हो जाती है। तो O जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव आयन आ जाते हैं, और OH और OH समूह, इसी की वजह से डीएनए एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है। हमने इसके बारे में कल भी बात की थी। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली। फॉस्फेट के जो दोनों डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अणु हैं उनके बीच में स्थित, 2 अणुओं के बीच में स्थित होता है, और ये कार्बन नंबर 3 एक साइड में और कार्बन नंबर 5 दूसरी साइड में बॉन्ड बनाने में सहायक हैं। तो आप अगर शर्करा इसको मानो, सपोज दैट, तो ये मान लीजिए इसका 5' सिरा और इसका मान लीजिए आप 3' सिरा, अभी हमने बात की थी। तो इधर भी फॉस्फेट जुड़ेगा, इधर भी फॉस्फेट जुड़ेगा। ये इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। इट मीन्स ये 2 शुगर के बीच में पाई जाती है, कॉमन अंडरस्टूड है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पर शुगर ही आने वाली है, इस साइड में भी, यहाँ भी क्या आ जाएगी, शुगर। तो आप ये बोल सकते हो कि शुगर प्लेस्ड बिटवीन 2 फॉस्फेट और फॉस्फेट प्लेस्ड बिटवीन 2 शुगर मॉलिक्यूल। ये आपके सामने है किस प्रकार से इन्होंने बॉन्ड बनाया उस कंडीशन के साथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब आपको कोई समस्या इसको नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हमारा, वो है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, थर्ड पॉइंट। देखिए, जहाँ तक हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर वही बात कंपटीशन लेवल पे आ जाती है तो थोड़ी सी हमें एडवांस फीचर भी पता होने चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या करते हैं, किस प्रकार के। मैं आपको दोनों ही वे में बता दूंगा कि अगर समय कम हो तो कैसे लिखना है और समय ज़्यादा हो तो कैसे लिखना है। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिस बेस की अगर बात करें या नाइट्रोजन शर्करा की बात करें, तो नाम से ही पता लग रहा है कि नाइट्रोजन इनका मेन पार्ट है, इसीलिए इनको नाइट्रोजन बेस कहा जा रहा है। ये बेसिकली 2 प्रकार की हैं, कल ही बात की थी, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन भी है और पिरिमिडीन भी है। प्यूरीन में 2 हैं, प्यूरीन में बेसिकली ये
दो हैं, दो भागों में बटी होती है। आप सभी जानते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में दो है, थायमिन और साइटोसिन। ये एक बार आपको याद करना ही पड़ेगा कि किस में कौन सी है। कोई ट्रिक बना लीजिए या फिर रट लीजिए, आपकी मर्जी है, आप जो भी तरीका अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें, ये विषम चक्रीय कार्बनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन पिरिमिडिन के केस में ऐसा नहीं है, प्यूरिन के केस में ऐसा है। पिरिमिडिन के बारे में बात करें तो पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर है वो एक बेंजीन वलय के रूप में है। ये बेंजीन वलय के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैंने दोनों विजन बताए, अगर आपको सिंपल याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली बेंजीन रिंग याद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बीएससी में ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको आपके आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो फिर आप ये बताएंगे कि यहाँ 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 और यहाँ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि इसकी नंबरिंग कहाँ से होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये है इसके नंबरिंग का तरीका। आप यहाँ पर नंबर ऐसे डालेंगे। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि कहाँ पर क्या है, मतलब 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की जो समूह है वहाँ क्या है। तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पर है नाइट्रोजन, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर तो रहे नाइट्रोजन। इसके बाद में सभी जगह आप क्या जोड़ सकते हैं, कार्बन। ये आपका हो गया कार्बन समूह। प्यूरिन वाले जो है वो बेसिकली 2 रिंग से बनी होती है, इसलिए विषम चक्रीय है। इसके अंदर एक तो है बेंजीन रिंग जो कि सेम ऐसी ही है, ये बेंजीन रिंग हो गई। आप चाहो तो वही तरीका एग्जाम सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूरी है। तो यहां पर एक रिंग और बनती है, ऐसे। तो ये ऐसे है, ये आपको कुछ कुछ पेंटोज वाले का आभास दे रही है। तो यहां पर देखिए, एक तो है बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन वलय, और इसको आप पेंटोज वलय कह सकते हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड है इमिडाजोल वलय, इमिडाजोल वलय। कार्बन की पोजीशन की जहां तक बात करें, बड़े आसान सा है। वो जो बेंजीन है तो वो तो सेम ही है, नो प्रॉब्लम। N और N यहाँ होने वाले हैं, इसके अलावा सब जगह कार्बन होने वाली है। और इसमें कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। नंबरिंग जरूर देख लीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये तो है बेंजीन रिंग की नंबरिंग। और उसके बाद में ऊपर से आ जाइए 7 8 और 9। कई बार होता है कि आपके दिमाग में बात आए कि सर हम नंबरिंग क्यों याद रखें, तो उसका लॉजिक भी आपको कुछ ही देने में पता लग जाएगा कि हमें नंबरिंग याद क्यों रखनी चाहिए। इसके बाद में आप चाहो तो एडेनिन की स्ट्रक्चर अलग से याद कर सकते हो, गुआनिन के अलग से याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर आता है इनके अंदर। पिरिमिडिन के अलग कर सकते हो और थायमिन साइटोसिन की अलग कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। ज़्यादा उलझोगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा, तो आप ये याद रखें। तो ये हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। विद रिंग नेम एंड नंबरिंग हमने बात करी। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं हल्का सा, क्योंकि अपना लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर के अंदर, फिर हम सीधी स्ट्रक्चर पे ही आ जाएंगे। तो हम थोड़ी सी इसकी और बात करते हैं। जब भी कभी बॉन्डिंग होती है तो हमेशा ध्यान रखें कि पिरिमिडिन और प्यूरिन जुड़ते हैं आपस में।
ऐसे ये जुड़ेंगे। डिटेल से हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूं कैसे ये जुड़ते हैं और क्या वजह है कि ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन जुड़ेंगे, ये तो मैंने आपको फंडामेंटल क्लियर कर ही दिया। हमेशा प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन या पिरिमिडिन के साथ प्यूरिन जुड़ेगा, कभी भी सेम नहीं होगा, याद रखना। प्यूरिन के जो पिरिमिडिन है, सॉरी प्यूरिन है, उसके पास से एडिनिन हम जानते हैं और दूसरा कौन सा है, गुआनिन, 2 हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, थायमिन, और यहाँ पर क्या है, साइटोसिन, 2 यहाँ हैं। ए के साथ टी जुड़ता है, ये लो, और जी के साथ सी जुड़ता है, ये लो। हमेशा ये पेयरिंग होने वाली है। दूसरी, यहाँ पर हमेशा डबल बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये डबल बॉन्ड क्यों बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनते हैं, जब हम डीएनए स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बताएंगे क्या लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की वो बता दूँ। एम्स के एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर डीएनए को बॉयल किया जाए तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि लगभग 7 किलो कैलोरी एक हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लगभग 13 के आसपास रहेगी, थोड़ी कम हो जाती है, और 21 से थोड़ी सी कम ट्रिपल बॉन्ड की हो जाएगी। लेकिन 21 13 की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए पहले बॉन्ड ये पिघल जाएगा, ए और टी अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में जी और सी अलग हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। तो इस पॉइंट में हमने, इस वीडियो में हमने डीएनए कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है केमिकल स्ट्रक्चर सहित। तो ये मैं बता दूं, अभी फिर रिपीट कर दूं, ये तीनों क्लासेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है विद इन जूलॉजी एंड बॉटनी। तो आप इसको ढंग से देखें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें, और कल हम बात करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर विद बॉन्ड्स कि कौन कौन से बॉन्ड एंगल बनेंगे, कितने। तो ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप देख के नोट्स बनाते रहें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।